नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करेंगे अब्राहम समझौते की, जिसने दशकों पुरानी नफरत की दीवारों को तोड़कर रख दिया है। क्या आप जानते हैं यह एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता है जिसने मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया है। पर यह समझौता क्या है? कौन से अरब देश अचानक इजराइल से दोस्ती करने को तैयार हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह दोस्ती सचमुच शांति लेकर आई है या इसके पीछे अमेरिका का कोई बड़ा दांव छुपा है? इसकी पूरी कहानी, उद्देश्य और विवादों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस समझौते को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम। सबसे पहले ये कि अब्राहम समझौता आखिर क्या है। दूसरा ये कि एक ऐसा क्षेत्र जहां हमेशा हिंसा, युद्ध और अस्थिरता रही है, वहां देशों के बीच शांति, स्थिरता और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यह समझौता इतना जरूरी क्यों है। और आखिरी सवाल, इस ऐतिहासिक सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक नया समीकरण बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान भी इस अब्राहम समझौते से जुड़ने को तैयार है। कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में क्यों शामिल होना चाहता है और इससे मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट की सियासत में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस समझौते को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम। अब्राहम समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई। इसका नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों के पैगंबर माना जाता है, जो इस समझौते के एकता के उद्देश्य को दर्शाते हैं। इस पहल ने इजराइल और कुछ मुस्लिम देशों के बीच दशकों की दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती की राह खोली। इसके तहत ये देश इजराइल को आधिकारिक मान्यता देने लगे, जिससे परिणाम स्वरूप दूतावास खुले, व्यापार बढ़ा और पर्यटन शुरू हुआ। अभी तक इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हैं, जिन्होंने इजराइल के साथ पूर्ण संबंध बनाए। हालांकि गाजा युद्ध के बाद यह गति धीमी पड़ गई, लेकिन ट्रंप इसे अपनी विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। अब्राहम समझौते से जुड़े देशों की सूची में अब मध्य एशिया का एक बड़ा और 70% मुस्लिम आबादी वाला देश कजाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। लेकिन यह कदम क्यों नई शुरुआत नहीं लेगी? क्या आप जानते हैं क्यों? दरअसल कजाकिस्तान के इजराइल के साथ 1992 से ही पूर्ण राजनयिक संबंध रहे हैं, जहां दूतावास है और व्यापार पहले से स्थापित है। इसलिए यह कदम नया संबंध बनाने का नहीं, बल्कि पुराने मजबूत रिश्तों को अब्राहम समझौते के जरिए वैश्विक मंच पर और मजबूती देने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसे आप दोस्ती का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला कदम कह सकते हैं। अब्राहम समझौते को भले ही शांति और सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया हो, लेकिन कई मुस्लिम देशों में इसे लेकर गहरी चिंताएं और असहमति है। सवाल है क्यों? सबसे बड़ी और अहम चिंता यह है कि कई अरब देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर करके एक ऐतिहासिक शर्त को तोड़ दिया। पुरानी परंपरा क्या थी? सालों से अरब जगत की यह अटूट शर्त रही है कि इजराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने से पहले इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान जरूरी है। क्या हुआ? अब्राहम समझौते के इस पारंपरिक शर्त को नजरअंदाज करने के तौर पर देखा गया। इसे फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात जैसा माना गया, जिन्होंने महसूस किया कि उनके मुद्दे को किनारे कर दिया गया है। दूसरी बड़ी चिंता इजराइल द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों में की जा रही कार्रवाई और पवित्र स्थलों के प्रति व्यवहार से जुड़ी है। सबसे पहले बात फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की लगातार जारी सैनिक कार्रवाइयों और वेस्ट बैंक में हो रहे विस्तार की। दूसरा, अल अक्सा मस्जिद जैसे पवित्र स्थानों पर इजराइल के कदम मुस्लिम जनता को गहरा आघात पहुंचाते हैं। और तीसरा, जनता की राय। कई मुस्लिम देशों में जनता की राय इस समझौते के खिलाफ है। जनता इसे स्वीकार नहीं कर पाई है। और अंत में
यह समझौता सिर्फ इजराइल से जुड़ा नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक और शांति संतुलन से भी जुड़ा है। समझौते को ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर अलग थलग करने के प्रयास के तौर पर भी देखा गया है। इसलिए जो देश ईरान के करीब हैं या उससे प्रभावित हैं, वे इसका कड़ा विरोध करते हैं। यानी अब्राहम समझौते की सफलता का रास्ता सिर्फ कूटनीतिक समझौते से नहीं बल्कि क्षेत्रीय भावनाओं और फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान से होकर गुजरता है। अब एक और बड़ी चुनौती की बात करते हैं जिसने अब्राहम समझौते की राह को मुश्किल बना दिया है। यह है घरेलू राजनीतिक अस्थिरता। देखिए, सूडान में सामान्यीकरण की ओर बढ़ने का फैसला घरेलू स्तर पर बेहद अलोकप्रिय था। वहां की आम जनता और राजनीतिक समूह इसे पसंद नहीं कर रहे थे। क्या हुआ? यह मुद्दा देश के अंदरूनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति संघर्षों में उलझ गया। जो कदम स्थिरता लाने के लिए उठाया गया था, वह उल्टा घरेलू अस्थिरता में योगदान देने लगा। कई आलोचक मानते हैं कि यह समझौता क्षेत्रीय शांति से ज्यादा अमेरिकी और इजरायली रणनीति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रचा गया था। क्या आप जानते हैं यह समझौता कब और कहां हुआ था? यह था 15 सितंबर 2020 का दिन, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस में इस पर हस्ताक्षर हुए। यह अमेरिका के मध्य पूर्व कूटनीति में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस समझौते के तहत तुरंत ही इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को के साथ शांति समझौते किए। समझौते का मुख्य लक्ष्य क्या था? मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना और इजराइल तथा कुछ तथाकथित उदारवादी अरब देशों के बीच संबंध समान करना। इस पूरे प्लान की प्रेरणा ट्रंप के दामाद और तत्कालीन सलाहकार जेरेड कुशनर द्वारा जून 2019 में बहरीन में आयोजित पीस टू प्रॉस्पेरिटी कार्यशाला से आई। इस समझौते के पीछे की सोच थी भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स और आर्थिक प्रोत्साहन का इस्तेमाल करके उन जटिल भू राजनीतिक संघर्षों को सुलझाना जो पहले असंभव लगते थे। अमेरिका इस समझौते के जरिए इजरायली फिलिस्तीनी संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए भी क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटीकर्ता के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता था। समझौते के संरक्षक बनकर वॉशिंगटन ने इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, खासकर उन्नत तकनीकों को संतुलित करने की कोशिश की। यानी यह समझौता चीन को भी एक कड़ा संदेश था। जब जो बाइडेन प्रशासन आया तो उन्होंने भी इस समझौते का समर्थन किया और इसे आगे बढ़ाया। बाइडेन प्रशासन के विस्तार प्रयासों का प्रमुख केंद्र कौन था? सऊदी अरेबिया। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि सऊदी अरेबिया भी इजरायल के साथ सामान्यीकरण करे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद यह पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई। इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जिससे हजारों नागरिकों हताहत हो गए और भारी तबाही मची। इस कार्रवाई की क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद अब्राहम समझौते ने इस युद्ध को झेल लिया। सवाल यह है कि गाजा की इस त्रासदी के बाद क्या अब्राहम समझौता बच पाएगा? इसका भविष्य क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता पर निर्भर करेगा। क्या यह दोस्ती की नींव युद्ध की आग से भी ज्यादा मजबूत है? अब्राहम समझौता भारत की विदेश नीति के लिए एक राहत लेकर आया है, क्योंकि इसने भारत के लिए दशकों से चली आ रही एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती को कम कर दिया है। अब तक भारत को अरब देशों, जो ऊर्जा के स्रोत और लाखों भारतीय प्रवासियों का घर है, और इजराइल, जो रक्षा और प्रौद्योगिकी के भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है, के बीच हमेशा सावधानीपूर्वक संतुलन बनाकर चलना पड़ता था। चूंकि अरब देशों और इजराइल अब आपस में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए भारत को दोनों के साथ समान स्तर पर खुलकर और अधिक मजबूती से संबंध बनाने में आसानी हुई है। इस समझौते ने भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के एक नए समूह I2U2, जिसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है, के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यह समूह खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
अब्राहम समझौते के सदस्य देश भारत की तकनीकी क्षमता, यूएई से प्राप्त होने वाली फंडिंग और इजराइल से मिलने वाली डिफेंस टेक्नोलॉजी का मिलकर उपयोग कर सकेंगे। इससे भारत को उन्नत प्रौद्योगिक निवेश और मुफ्त व्यापार समझौतों में बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका और अब्राहम समझौते के देश भारत की आर्थिक भागीदारी चाहते हैं। यह भारत को इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने और चीन विरोधी हितों को साधने में मदद करता है। अब्राहम समझौते से भारत को कोई सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जिन पर भारत को ध्यान देना होगा। अब्राहम समझौते ने फिलिस्तीनी मुद्दे को दरकिनार किया है। भारत को अभी भी अपने पुराने रुख और नए सहयोगियों के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा ताकि उसकी विदेश नीति की विश्वसनीयता बनी रहे। गाजा युद्ध जैसी घटनाएं अब्राहम समझौते को अस्थिर कर सकती हैं। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले 8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब्राहम समझौता भारत के लिए एक बड़ा अवसर है जो उसे एक ही मंच पर अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा देता है। यह भारत की विदेश नीति को अधिक व्यावहारिक और बहुआयामी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण जोश। धन्यवाद।